भारत कहता है हम संप्रभु हो गए। जब संप्रभु हो गए तो स्वाभाविक सी बात है, गुलामों ने अगर कुछ गलत काम किया और गुलाम चले गए, वो लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे, आतंकवादी चले गए, और मुझे लगता है उनके बच्चे भी चले गए। कुछ बचे हैं क्या उनके लुटेरों के खानदान? सब चले गए। अगर कोई फुली एडमिट करता हो कि हाँ हम लुटेरों के खानदान के हैं, तो भाई अपने पब्लिकली बोले, पब्लिकली बताए कि हाँ हम बाबर की औलाद हैं, हम औरंगजेब की औलाद हैं, हम गोरी गजनी की औलाद हैं। बताए, खुल के बताए। फिर अगर ये कहते हो कि नहीं मैं भारतीय हूं, तो भारतीयकरण का विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे नामों का भारतीयकरण जरूरी है, ऐसे धार्मिक स्थानों का भी भारतीयकरण जरूरी है। (1528) में बाबर ने अयोध्या को तोड़ा, 1670 में औरंगजेब ने मथुरा जन्मभूमि को तोड़ा, 1377 में तुगलक ने अटाला देव मंदिर जमदग्नीपुरम अर्थात जौनपुर में था उसको तोड़ा, 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ा, 1410 में अलाउद्दीन ने रुद्र महालय को तोड़ा। रुद्र महालय आपके गुजरात में ही है। अहमद शाह ने 1552 में भद्रकाली को तोड़ा। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में पंडुआ है, वहां पे मंदिर को तोड़ के अदीना मस्जिद बन गई। विदिशा में 1658 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ के वीजा मंडल मस्जिद बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के जैन मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बना दिया। जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, धार्मिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, भाषाई रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, हर तरीके से स्वतंत्र हो चुके हैं, और जो तोड़ने वाले थे उनके खानदान चले भी गए, और अगर वो बचे भी हैं तो उनका कोई अधिकार नहीं है वो ये बोले नहीं हमें तो कंटिन्यू करना है इसको। अरे जिसका बाप गलती करे उसके बच्चे को भी गलती करना चाहिए क्या? उसके बच्चों को तो माफी मांगना चाहिए, भैया माफ कर दो, पिताजी ने गलती कर दिया था, अब हम ठीक है, अब हम सुधर गए, हम ठीक से रहेंगे। एक भारतीय नामकरण आयोग के साथ साथ अब समय आ गया है कि जो कांग्रेस ने एक महापाप किया था 1991 में, आप जरा सोचिए, मुगलों ने जो महापाप किया तो किया, हमारे बाद वाले मुगलों ने उससे भी बड़ा पाप किया। 1991 में कांग्रेस ने एक महाघटिया कानून बनाया जिसको कहते हैं पूजा स्थल कानून। नाम कितना प्यारा, पूजा स्थल कानून। नाम से ऐसे लगता है पूजा स्थलों के रखरखाव के लिए बनाया गया, लेकिन काम क्या था कि जितने भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी के द्वारा मठ मंदिर तोड़े गए थे उनको सबको लीगलाइज कर दिया। मैंने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, 2020 में चैलेंज किया था। मैं तो पहले ही करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा पहले अयोध्या का फैसला आ जाए उसके बाद करते हैं इसको। तो जो फैसला आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तब मैंने इसको 2020 में इसको चैलेंज किया। अभी अक्टूबर में 7 अक्टूबर को फिर सुनवाई है इस पे। यह कानून ये कहता है कि अयोध्या के अलावा और कोई मंदिर का विवाद कोर्ट में जाएगा ही नहीं। जो विवाद कोर्ट में चला गया है उसको कोर्ट सुनेगी नहीं। अगर किसी मठ मंदिर का विवाद, चाहे वो काशी का हो या मथुरा का हो या भद्रकाली का हो या अटाला का हो या भोजशाला का हो, कहीं का हो,
पहली बात तो कोर्ट एडमिट नहीं करेगी, और जो कोर्ट पहले एडमिट कर चुकी है उस पर सुनवाई नहीं करेगी, यानी गवाहों के बयान नहीं होंगे, कागज नहीं देखे जाएंगे, एविडेंस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और सीधे सीधे मुकदमे को डिसमिस कर देगी। ऐसा कानून पूरी दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आज तक नहीं बना जहां यह कहा गया हो कि आप किसी विवाद के लिए कोर्ट जा ही नहीं सकते, और कोर्ट अगर चले गए हैं तो कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी, मुकदमे को डिस्पोज ऑफ कर देगी। पूरी दुनिया में जितने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, चाहे वो जापान हो, सिंगापुर हो, अमेरिका हो, जितने भी कानून हैं, लोकतंत्र में विवादों का समाधान कोर्ट के जरिए होता है, और अगर कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। अगर आप काशी के लिए, मथुरा के लिए, भद्रकाली के लिए, भोजशाला के लिए, अटाला के लिए, पांडुआ के लिए आप कोर्ट नहीं जाने दोगे, तो इसका मतलब यह हुआ सरकार चाहती है कि लोग लाठी डंडा लेके बाहर निकले। सबसे शांतिपूर्वक समाधान कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन कांग्रेस ने 1991 में कानून बनाया कि नहीं, आप तो कोर्ट जा ही नहीं सकते हो। राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, यह कानून बना के कांग्रेस ने हमारा राइट टू जस्टिस छीन लिया। राइट टू इक्वलिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया। राइट टू डिग्निटी, सम्मान के साथ जीना, अरे हमारे मठ मंदिर अगर किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है, वो हमारे लिए सम्मान की बात है क्या? हमारा सम्मान तो तब होगा जब हमें मठ मंदिर वापस मिले। राइट टू डिग्निटी हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको भी छीनता है। राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको भी छीनता है। राइट टू कल्चर हमारा फंडामेंटल राइट है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको छीनता है। और सबसे बड़ी बात तो ये संविधान के प्रियम्बल को नकार देता है, जिसमें संविधान का प्रियम्बल कहता है वी आर सोवरेन, हम संप्रभु भारत हैं, हम अब गुलामी से मुक्त हो चुके हैं। कायदे से तो अभी हम केवल प्रशासनिक रूप से आजाद हुए हैं, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से स्वतंत्र होना भी बाकी है। ऐसे ही संविधान कहता है, आर्टिकल 344, कि हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ाना है। आर्टिकल 344 कह रहा है कि एक भारतीय भाषा आयोग बनेगा, और वो आयोग भारतीय भाषाओं के प्रचार करने और अंग्रेजी को धीरे धीरे खत्म करने के लिए काम करेगा। आर्टिकल 351 कहता है ये देश की, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आ जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने इसीलिए संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए प्रस्ताव भी पेश किया था। बाबा साहब अंबेडकर का यह कहना था कि भारतीय संस्कृति के जो सारे ग्रंथ हैं वो संस्कृत में है, वेद, पुराण, गीता, रामायण, वाल्मीकि रामायण सब उसमें। इसलिए लोग भारत की संस्कृति को जाने, भारत की संस्कृति को माने, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाएं, भारत की संस्कृति को अपने जीवन में अपनाएं, उसके लिए जरूरी है संस्कृत का ज्ञान सबको होना जरूरी है। और संविधान का 351 कहता है कि भारत की कनेक्टिंग लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। कनेक्टिंग लैंग्वेज का मतलब, जैसे गुजरात का व्यक्ति गुजराती जानता है लेकिन बंगाली नहीं जानता, बंगाल में रहने वाला बंगाली जानता है, गुजराती नहीं जानता। अब एक गुजराती एक बंगाली मिल गए तो आपस में किस में बात करेंगे? हिंदी में। लेकिन अभी किस में बात हो रही है? इंग्लिश में। एक तमिलनाडु का एक व्यक्ति मिला है गुजरात के व्यक्ति से, किस में बात हो रही है? इंग्लिश में। संविधान कहता है किस में होना चाहिए? हिंदी में। दुर्भाग्यवश इस पे भी कभी काम नहीं हुआ।
और आपको जान के आश्चर्य हुआ, आज तक कभी इस पे कमीशन बना ही नहीं, आज तक कमीशन ही नहीं बनाया। आर्टिकल 344 जो कहता है एक भारतीय भाषा आयोग बनना चाहिए, वो आयोग सरकार को सुझाव दे कि किस तरीके से अगले 15 साल के अंदर अंग्रेजी खत्म हो जाए और अगले 15 साल के अंदर हिंदी कनेक्टिंग लैंग्वेज हो जाए। वो आयोग ही नहीं बना। उसी में यह भी लिखा हुआ है एक 30 सदस्यीय संसदीय समिति भी बनेगी, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के होंगे, 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। वो भी अपनी तरफ से सुझाव देंगे कि किस तरीके से हिंदी को कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाया जाए, संस्कृत को घर घर पहुंचाया जाए। वो 30 सदस्य समिति भी नहीं बनी। आशा करता हूं कि अब सरकार बदली है, सरकार की संस्कृति बदली है, सरकार की पद्धति बदली है, तो जैसे बहुत सारी गलतियां सुधारी जा रही हैं, वैसे ही आने वाले टाइम में इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं संविधान खराब है, मैं कह रहा हूं संविधान खराब नहीं है, इस संविधान को पढ़ने वाले खराब हैं। इस संविधान के पढ़ने वालों का चश्मा गड़बड़ है। कोई ऑक्सफोर्ड के चश्मे से पढ़ रहा है, कोई कैम्ब्रिज के चश्मे से पढ़ रहा है, और कुछ लोग कुवैत के चश्मे से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग दुबई के चश्मे से पढ़ रहे हैं। मेड इन इंडिया चश्मा लगाओ, सब सही हो जाएगा।